अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सरा कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, आरिफ चौधरी साहब, मुमताज़ भट्टी साहब और फैसल शकील साहब। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिब का एक और मुँह बोलता सबूत। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो निपटा दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उसको 4-1 की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दिया गया है। जी हाँ, और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे के मुस्तहिक ही नहीं है। इससे कबल हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM की जानिब से इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया गया था इन्हीं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और अब हमने देखा है कि एक ऐसे ऐवान में, एक ऐसे वक्त में जब पहले ही आवाज़ें गूंज रही हैं ऐवान में कि जी अपोजिशन से ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेहकाम की खातिर मिलकर साथ चलें, इस तरह के इक़दामात ना करें जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे, आपस में मिल बैठें, मुज़ाकरात करें, बात करें। ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, ये देखने की बात है। सबसे पहला सवाल नौशाद साहब आप ही के लिए, आपको क्या लगता है कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास ऑप्शन क्या बाकी रह गया है सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला है ये 5-0 से आया है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें ना देने का। 5 मेंबरान हैं जिन्होंने इस पर एग्री किया है। जो 4-1 का फैसला है वो ये है कि ये नशिस्तें हैं ये दीगर जमातों को, सियासी जमातों को दी जाएं या ना दी जाएं। उसमें जो पंजाब से बाबर हसन भरवाना साहब हैं उन्होंने इस पर इख्तलाफी नोट लिखा है और इख्तलाफी नोट में भी उन्होंने ये कहा है कि ये नशिस्तें खाली रख कर आइनी तरमीम की जाए और फिर ये नशिस्तें जो हैं वो दी जाएं। देखिए, मामला ये है कि वहाँ पर रिकन्सिलेशन की बात आप असम्बली में ज़रूर कर रही हैं, वो की जानी चाहिए। उसके ऊपर हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सियासी जमातों को मिल बैठना है, मिल बैठ कर ही मामलात को आगे चलाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब कोई भी चीज़ जो है वो मावराए आइन हो सकती है या कम मावराए कानून होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बार बार ये बात मैंने दोहराई थी कि प्रॉब्लम 2 बड़े मेजर इश्यूज रहेंगे इस सारे केस के अंदर। अब फैसला आ चुका है, वही 2 बातें इस तरह से ही की जा रही हैं। पहली बात ये कि जब तक आप मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराते, अगर आपने लिस्ट जमा नहीं कराई तो आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनकी जांच पड़ताल होती है बिल्कुल उसी तरह आर्टिकल 62 के तहत जिस तरह बाकी दीगर जो लोग जनरल आम नशिस्तों पर इंतखाब लड़ते हैं उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब अगरचे के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस केस के अंदर नहीं, लेकिन जो जनरल नशिस्तों में 5% कोटा होना चाहिए खवातीन का, जब उस लेटर का 23 फरवरी का जो लेटर है इलेक्शन कमीशन का, उसका जवाब दिया तो वहां पर उन्होंने लिख कर दिया कि हमने इंतखाब लड़ा ही नहीं। अब ये नशिस्तें जो हैं ये बेसिकली अलॉटमेंट होती है, इसके साथ अलॉटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि नशिस्तें अलॉट की जाती हैं सियासी जमातों को, उन सियासी जमातों को जो इंतखाब लड़ती हैं। तो आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो ठीक है? जिसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जब ये लिख कर दे दिया कि उन्होंने इंतखाब लड़ा ही नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान से, तो फिर उनके लिए ये नशिस्तें हासिल करना खासा मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन की हद तक जो बात है वो यही है। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, या नजरिया जरूरत के तहत फैसला आएगा या आइन और कानून के मुताबिक आएगा। जब आइन और कानून के मुताबिक आएगा तो कहा जाएगा कि तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया जाएगा, नॉकआउट करने की कोशिश की गई। अब मामला यह है कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर एक जमात जो पार्लिमानी जमात ही नहीं है, जिसने इलेक्शन ही लड़ा, 1 सीट भी जीते होते, अगर 1 सीट जीत कर भी आ जाते, जिस तरह MWM से जब पहले बात की गई थी तो उनकी एक नशिस्त मौजूद है असेंबली के अंदर, अगर 1 नशिस्त जीती होती, उनके तो अपने जो साहबजादा हामिद साहब हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने खुद आज़ाद इंतखाब लड़ा है। तो इस सूरत के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि आइन और कानून के तहत ये नशिस्त दी जाए। हाँ, नजरिया ज़रूरत के तहत हो सकता दी जा सकती होती, और यह भी मुमकिन है कि अगर इसको चैलेंज किया जाए अदालतों के अंदर और कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए जिससे ये कहा जा सके कि ये दी जा सकती हैं। फिल वक्त जो मैंने चैप्टर 6 पढ़ा है, जो आइन के जो आर्टिकल इलेक्शन एक्ट का 2017 का जो एक्ट है, उसके अंदर जो चैप्टर 6 है वो इससे मुतल्लिक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई हुई। और ये रूल्स, ये तरीक़ाकार है कौमी असम्बली का कि जब नशिस्तें जो हैं अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी एक सियासी जमात को नहीं दी जाएंगी तो बाकी सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी, क्योंकि ये अलॉटमेंट है और अलॉट कर दी जाती हैं जितनी सियासी जमातें जीतकर इंतखाब आती हैं। वो सियासी जमातें जो इंतखाब नहीं जीत सकी उन्हें नहीं मिल सकती। ठीक है आरिफ साहब,
इलेक्शन कमीशन का वो फैसला बिलाखिर हमारे सामने है जिस पर नज़रें टिकी थी ना सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बल्कि हुकूमत की जानिब से भी। अब ये मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को 4-1 से मुस्तरद किया है इलेक्शन कमीशन ने। आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? मेरे नज़दीक ये फैसला इंतहाई मौनदाना और शर्मनाक है। उसकी वजह ये है बुनियादी तौर पर कि आज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जो नजरिया ज़रूरत के तहत जो कुछ हो रहा है उसे ऐन आईनी कहा जा रहा है, और जो आईनी नहीं है उसे आईनी कहा जा रहा है। यानी ये तो मैं हैरान हूँ, लेकिन ये कि हमारी हैरानी, क्योंकि हमारे सामने एक बड़े बड़े कानूनदान बैठे हुए हैं, मेरे जैसे नालायक को क्या पता कि आइन क्या होता है और आइन की ज़रूरत क्या है। मसलन ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास निशस्तें मौजूद हैं और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम वर्क नहीं है, उसकी वजह यह है बुनियादी तौर पर कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाती है, उसको एक सीट भी नहीं मिलती, तो वो किस तरह दे सकती है तरजीहात अपनी, के कितनी तरजीहात देगी? तरजीहात का वक्त उस वक्त होता है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं, कुछ रूल्स हैं और कुछ बेसिक लॉ है। यानी बेसिक लॉ जो है वो इसकी नफी करता है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सीटों से महरूम रखें। जो रूल्स हैं उसमें ये तरीकेकार है कि जनाब आपने इस तरह अप्लाई करना है और इस तरह फिर उनकी छानबीन होगी, और रूल्स कभी भी बुनियादी कवानीन जो हैं उनको सुपरसीड नहीं कर सकते। अब मामला ये है कि यहाँ नजरिया जरूरत नहीं, यहाँ तो जो बातें हो रही हैं वो बड़ी अपने तौर पे हर शख्स को अपना हक हासिल है कानून की, जिस तरह आइन की तशरीह करे, जो समझे उसे करे, कोई इसमें इख्तिलाफ वाली बात ऐसी नहीं है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, दूसरे अपनी राय देते हैं। लेकिन एक बात, जिस वक्त आपने कहा कि जी इस वक्त जो माहौल है उसमें क्या ये फैसला क्या असरात मुरतब करेगा, माहौल ये है कि इससे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये फैसला किया कि जनाब जो भी हमारे साथ होता रहे, हमने सब कुछ के बावजूद आईनी रास्ता इख्तियार करना है और हमने पाकिस्तान के आईनी निजाम के अंदर रहते हुए इलेक्शन लड़ के इलेक्शन के जरिए होकर आना है, और अगर किसी के साथ हमें कोई गुस्सा भी है तो गुस्सा हमने वोट के जरिए निकालना है, हमने इसके अलावा कोई रास्ता इख्तियार नहीं करना। और सबसे पहले उसके साथ जो कुछ किया गया, और ये बात अब पूरा पाकिस्तान यानी हर पॉलिटिकल पार्टी जो थी जहां जहां से भी मौजूद है, सो बच्चों के जो लोग जीते हुए हैं और अपनी यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, बस निसार चीमा साहब की मिसाल दी जाए कि जो इलेक्शन हार गए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मुझे ये कहा गया कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो हम आपको जिता सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारे लोगों को जिताया गया और उन्होंने कहा जी हम जीते हुए नहीं हैं। अब ये हमें नजर आए या ना आए, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को नजर आ रहा है, और बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, जो हलफ उठाने वाले हैं उनकी क्या सूरत हाल है। और किसी के पास अब बार बार ये छेड़ बन गई है फॉर्म 45। बुनियादी कानून यही था कि फॉर्म 45 को आप 47 से अलहदा नहीं कर सकते, 47 अलहदा बन नहीं सकता, उससे हट के टेबुलेशन होगी। हुकूमत तो वजाहतें देने के लिए भी जहमत नहीं कर रही कि उनका मैंडेट चोरी का है या नहीं है। एक सेकंड, कोई भी आज तक किसी ने वजाहत तक नहीं की कि जनाब ये देखें जो आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और आप गलत बयानी कर, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये तो सब बार बार सब लोग कह चुके हैं, लेकिन अब आते हैं हम इस सियासी फिजा की तरफ। सियासी फिजा ने अगर कहीं कंडेंसर को इस्तेमाल होना था तो वो एक्शन था इसका इलेक्शन कमीशन का, और उसके बाद यानी सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि कम अज कम आइन के मुताबिक जो इस रिक्वायरमेंट थी, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 9 के तहत, इन्हें वो जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ये इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती, ये जो टेबुलेशन होनी है और आपने मुवाजना करना है 45 का और 47 का, ये काम ही इलेक्शन कमीशन का था। ये इसे ट्राइब्यूनल की तरफ नहीं भेजना था, वहां ये फैसला कर देते 2 दिन में मसला हल हो जाता। और उसके बाद अगली बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस वक्त सारी कौमी जमातें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे यानी वो मिलके उन्हें इस हद तक आप ये तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब आपने देखा एक कैंडिडेट बने अब्दुल समाद अचकजई के साहबजादे महमूद अचकजई जी, बात करेंगे उस पर भी। उनके घर पे जाके छापा मार दिया है और लोगों को आपने वर्कर सियासी तशद्दुद आपने इस हद तक किया है कि वर्कर जो है पॉलिटिकल पार्टी का
पीटीआई का वो आज मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। अगर ये आप अमल जारी रखेंगे और इस तरह तशद्दुद करेंगे और इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को दीवार के साथ लगाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई सियासी अमन कायम और हो मामला और आगे वो बढ़ सके सियासी ना। अमन- ठीक है मुमताज भट्टी साहब, इस्लाम के अभी लिए। जो तहरीक इंसाफ है उसके मसाइल फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से ही हल होने को नहीं आ रहे, और दूसरा मसला अभी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से खड़ा कर दिया है, फिर से अदालतों के दरवाजे खटकाना पड़ेंगे, लेकिन आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा? देखिए जी, इंसाफ तो उस दिन दफन हो गया था जिस दिन एक सियासी जमात का जो है वो इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। ऑफ कोर्स अब जजेस अपनी जगह पे कहेंगे जी हमने तो बड़ा जस्टिफाइड डिसीजन लिखा था, मगर अगर आपने एक ऐसी जमहूरियत जो कि आप कह लें कि गोते खा रही है उसको सहारा देना था, तो उसके लिए लाजिम था कि आप जैसे एएनपी के लिए गुंजाइश पैदा की गई, आप इनके लिए भी गुंजाइश पैदा कर देते, मगर चूंकि वो लेफ्ट पे थे तो गुंजाइश नहीं पैदा कर दी गई। फिर ये जो आयन की शेख 104 का जैली शेख 205 निकल आती है, ये हर दफा 70 साल से ये निकल रही है, ये पहली दफा नहीं निकली। तो अगर तो आप इसको स्ट्रिक्ट टर्म्स के अंदर जानना चाहें तो कानून का तो ना मैं तालिब इल्म रहा हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है, मगर पाकिस्तान की जमहूरियत की तकसीम के लिए ये जो फैसले हैं ना इस तरह के, ये काफी होते हैं। अच्छा, रह गई बात के अब पार्लियामेंट की लड़ाई किसने लड़नी है, सियासी जमातों को तो होश ही नहीं है। जिसके ऊपर छतरी आ जाती है वो कहता है वाह जी वाह, पहले इमरान खान वाह वाह करता था एस्टैब्लिशमेंट की छतरी के तले, आजकल जमात भी धमाल डाल रहा है। तो ये लड़ाई लड़ रहा है आपका मीडिया को अधमुआ कर दिया गया मार के, और इसी वजह से ये लड़ाई लड़ रहा है। देखिए अभी ये जो मुझे एक बात बताएं कि मखसूस नशिस्तें अलाट कैसे होती हैं, जो आप नशिस्तें जमातें जीत के आती है ना उसकी रेशो के मुताबिक जो है ये अलॉटमेंट होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। 4 मेंबर्स ने ये कहा कि ये बाकी जमातों को अलाट कर दें। भाई बाकी जमातों को किस तरीके से आप अलाट कर सकते हैं, उनका तो मैंडेट जितना आया उनको उतनी मिल गई है। तो ये तो आप इसको कानून की रूह से देखें, आयन की रूह से देखें, आप इसको जो है वो जमहूरियत की रूह से देखें, अखलाकियात की रूह से, ये तो धज्जियां उड़ाने वाली बात है सीधी सी। मैं बड़ा इनका मदाह रहा हूँ राजा सुल्तान सिकंदर साहब का, कभी कभी ये मियां नवाज शरीफ के साथ भी अड़ जाया करते थे, उन्होंने भुगता भी है, मगर मैं हैरान हूँ कि जिस तरह से ये पाकिस्तान में जमहूरियत की तकसीम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो इन्होंने कल कला रिटायर्ड नहीं, मतलब ये होते तो सदा नहीं रहने होते ना। आज जहां एक तरफ इनके इस्तीफे के हवाले से आवाजें बुलंद हो रही हैं, वहां पर इस तरह के इस किस्म के फैसले, जनरल बाजवा का घर से निकलना मुश्किल हुआ है ना। तो कल कला फिर देखिए अगर आप इस तरह चीजों को करेंगे ना, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसी चैनल का, मीडिया का, किसी सियासी जमात का नहीं, आप पाकिस्तान का एग्जैक्टली, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात कि देखिए ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है ना, ये 70 साल से हम देख रहे हैं, ये पहली दफा नहीं है। इसी तरह इमरान खान ने अपने मुखालफिन को रुगेदा था, अब ये भी इसी तरह रुगेद रहे हैं। जिस तरह से मैंडेट की खिलाफवर्जी की गई, जिस तरह पोलिंग डे के ऊपर जो कुछ हमने देखा और जिस तरह के नताइज आए वो भी सबके सामने है। अब रह गई बात कि जी आपने मुल्क को ऐसे ही चलाना है, क्योंकि आप पार्लियामेंट को जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको उनका इख्तियार नहीं देना चाहते ना। पीछे से इख्तियार कहीं और से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर आप आगे शहबाज को रख लें, नवाज को रख लें, आप इमरान को रख लें, कबीर को रख लें, महमूद अजगरई की, जिसको मर्जी आगे रख लें। मसला ये है, जो कोर इशू है कि आपने अवाम के नुमाइंदों को इख्तियार देना है या नहीं देना है। हुकूमत अगर आपने बैठ के चलानी है SIFC के थ्रू, तो इनको भी फिर मुंतखब नुमाइंदों को भी शर्म होनी चाहिए, फिर उनको दे दें कि यार आप चला लें, हमें माफी दे दें, क्योंकि लोगों की गालियां हमने क्यों सुननी है। मगर शर्म होती नहीं है। इक़्तिदार में आपको पता है बेशर्मी ज्यादा काम देती है शर्म की निस्बत। तो ना तो सुल्तान सिकंदर साहब ने कोई जमहूरियत की खिदमत की है, ना पाकिस्तान की खिदमत की है, और ना ही देखिए बिल्कुल दुरुस्त बात है इन्होंने जो नौशाद साहब ने बात की ना कि उन्होंने लिख के दिया था इलेक्शन कमीशन को, मगर वो इलेक्शन अमल के अंदर उनके लोगों ने नहीं हिस्सा लिया, तो फिर आप उसको उस वक्त अनरजिस्टर्ड कर देते ना किसी लॉ के तहत कि जी ये रजिस्टर्ड जमात नहीं है, इसको हम चूंकि ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, आपने उसको एक इलेक्शन कमीशन के तहत रजिस्टर्ड जमात सुन्नी इत्तेहाद को रखा जी। अच्छा, जब रखा तो फिर आप वो ये बात भी बड़ी ज़ेर बहस है, बिल्कुल। हाँ जी,
तो उसके ऊपर आप कैसे ये सारा कुछ लागू कर सकते हैं? एक चीज और कि देखिए, आप पीटीआई के अंदर ये एक नई बहस छिड़ेगी और एक नई खबर है कि पीटीआई के अंदर एक बड़ा तबका अब ये कह रहा है कि ये अगर सुन्नी इत्तेहाद से हमें नशिस्तें भी नहीं मिलनी, क्योंकि अभी ये कोर्ट जाना है, फौरी तौर पे ये नहीं करेंगे, लेकिन अगली सतह के ऊपर ये इत्तेहाद जो है ये इसकी अपना वजूद भी खतरे में पड़ अच्छा, गया ये है। इत्तेहाद खत्म होता इस नजर आ रहा है फैसले के आपको? बाद जाहिर बात है, देखिए वो ज्वाइन तो कर चुके हैं, आप उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। मगर ये जो कुछ हुआ है, अगर जो कोर्ट से मकसद उनको था रिलीफ वो नहीं पूरा मिलता, नहीं हो सका जी। तो डेफिनेटली वो कोई मुतबादल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे ना जी। हाँ, ठीक हो और गया। मुतबादल ऑप्शन, अब पीटीआई की जो जमातें टोटल नशिस्तें रह जाएंगी कौमी असम्बली में, फाइनली कोई जिमनी में 2-4 जीत के आ गए तो 5-6 नशिस्तें उनकी हो जाएंगी, या एक आध जीत के, अवल तो जिमनी में अपोजिशन के जीतने का पाकिस्तान के अंदर रवाज नहीं है, इसलिए इसके चांसेस बड़े कम है। 2/3 अक्सरियत आपने दिलवानी थी, ये इलेक्शन से पहले लोगों को पता था कि जी पीएमएलएन जो है उसकी शराइत के अंदर ये चीज शामिल है कि हमें एक अक्सरियती गवर्नमेंट जो है वो दें ताकि हम दूसरों के मोहताज ना हो। तो 2/3 अगर इस तरीके से नताइज के जरिए और इलेक्शन कमीशन के जरिए बनानी है, लोगों के जरिए नहीं बनानी, तो फिर आप इलेक्शन ना कराते, आप एक नोटिफिकेशन, वैसे इलेक्शन कमीशन राजा साहब ने जारी कर देना थी, फराक बिल आदमी ने जी। तो आप एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से करवा लेते कि जी आइंदा शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और अब तो इनके पास खालिद 2 मकबूल तय की सिद्दीकी होगी। साहब भी खुलकर बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। मौलाना साहब तो एक तरफ थे ही थे, दूसरी नहीं, जारी महमूद मौलाना खान भी साहब देख ये लीजिए, नहीं कह खालिद रहे मकबूल धांधली हुई सिद्दीकी है। साहब भी कह रहे हैं। एक मिनट मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा धांधली हुई है, वो कह रहे हैं पैसे लेकर इन्होंने रिजल्ट दिए हैं। हाँ मौलाना कह रहे हैं कि नताइज बेचे गए हैं, वो जी। ये नहीं कह रहे धांधली हुई है। उन्होंने अब कल मुकर जाए मुझे नहीं पता, मौलाना अपनी बात पे खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, हाँ। मगर ये 3 से 4 सियासी जमातों ने बात कही है कि नताइज बेचे गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा और जुर्म अगर ये बात नहीं साबित होती कि जिन्होंने कहा उनको सजा दें। हाँ, बिल्कुल और ठीक। अगर ये बात, इसकी को कौन तहकीकात करेगा? ये वाली अदलिया तहकीकात करेगी या इंसाफ देगी? मतलब है जो खुद क्राइसिस के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है मुमताज साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। फैसल शकील साहब, ये मखसूस नशिस्तों का एक और मसला खड़ा हो चुका है, सियासी माहौल पर इसका असर क्या पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, ये गैर मुतवक्के तो है नहीं, इसलिए कि इनका किरदार आपने देखा है और जैसे कि भट्टी साहब ने बड़ी। ठीक है फैसल साहब, आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, कुछ डिस्टॉर्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, उसे फिक्स कर लेते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली का एक और इजलास घड़ी चोर और मैंडेट चोर के नारों से गूंजता रहा। शोर शराबा था जी आज भी कौमी असम्बली के इजलास में, और सिर्फ एक दूसरे पर तनकीद कैसे करना है ये आज हमने देखा है इस कौमी असम्बली के इजलास में। और तो और नवाज शरीफ साहब की भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हम हर गुजरते दिन के साथ उसमें बदलाव देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए थे, 21 अक्टूबर का दिन था, जिस तरह क्राउड के सामने वो खुश थे, बड़े मुतमईन थे और बड़े पुरुमीद थे कि चौथी बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब खुद होंगे। लेकिन अब उनकी खामोशी ने कई सवालात उठा दिए हैं और समझ नहीं आ रही इस टाइम कि हो क्या रहा है, खिचड़ी पक क्या रही है। और दूसरी जानिब ऑपोजिशन की भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो धांधली है वो हुई है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मसला है वो हल होना चाहिए। ऑपोजिशन अरकान की तकारीर के दौरान सरकारी टीवी की जो आवाज़ है उसे भी बंद कर दिया जाता है, उसके खिलाफ भी हमने देखा कि आज एहतजाज किया गया ऑपोजिशन की जानिब से, जबकि फजलुर रहमान साहब ने मौजूदा हुकूमत को चोरी की हुई हुकूमत भी करार दे दिया है और कहते हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी क्योंकि हम इसे चलने नहीं देंगे। हुकूमत की अपनी ही इत्तेहादी जमात ने भी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। जी हाँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ मेरा इशारा है। तो सवाल का जवाब सबसे पहले नौशाद साहब आप ही के लिए, इलेक्शन में ये जो मुबैना धांधली की बात की जा रही है इसके खिलाफ आपको लग रहा है कि क्या ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है जिसकी तरफ इशारा किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से? देखिए, अगर अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि धांधली हुई है तो उन्हें चाहिए कि वो जो मतलूबा फोरम्स हैं वहाँ जाकर अपना जो भी मामला है अपना केस सामने रखें। बड़ी दिलचस्प बात चल निकली है कुछ अरसे से हमारे यहाँ कि जो इल्ज़ाम लगाता है लगाकर वो घर चला जाता है और जिस पर इल्ज़ाम लग जाता है वो सफाइयाँ देता फिरता है।
मामला ये है कि जिसको तकलीफ है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसकी नशिस्त वो समझता है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उसकी है, उसको चाहिए कि वो फॉर्म 45 जो है वो पेश करे। इसके ऊपर जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो क्यों पेश करे? बेसिकली तो जिसको ये मसला है उसने पेश करना है, वो पेश करे और पेश करके वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर अपनी सीट जो है वो कंफर्म करा ले। एक बात। लेकिन दूसरी नौशाद साहब, बात बात अब असेंबली में जातियात तक पहुंच गई है, ठहरे ना। और अगर जातियात तक दूसरी जाएगी बात- तो वजीर आजम साहब कह रहे हैं बहुत दूसरी दूर तक बात ये जाएगी। है ये बहुत दूर तक कहाँ कि है? इलेक्शन कमीशन ने ये अभी याद होगा आपको, इस्लामाबाद की 3 सीटों पे कोर्ट ने स्टे दिया, फिर उनको कहा इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने उसको देखकर दोबारा 3 नशिस्तें जो हैं उसका फैसला जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ करके दे दिया। तो ये जो खिलाफ करके दिया, ये वही फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन ने किए हैं। अच्छा। तो अब चूंकि वो अपनी मर्जी के नहीं है, इसलिए बाज लोगों को लगता है कि चूंकि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आए, जैसे वो 180 नशिस्तों की ख्वाहिश थी, रात को ख्वाब देखा था या किसी ने बता दिया था, किसी ने कोई अमल किया होगा, अमल करके बताया होगा कि 180 नशिस्तें आनी हैं, चूंकि वो नहीं आई तो शोर शराबा है। अब मामला ये है कि आइन और कानून के मामलात इस तरह चलते नहीं हैं। मुझे खुशी होती कि अगर आरिफ चौधरी साहब वो आइन और कानून की वो आर्टिकल्स भी पेश कर देते जिनके तहत ये गलत है, तो वो ज़्यादा सॉलिड बात हो जाती। बहरहाल मैंने जितना पढ़ा था मैंने बता दिया कि मेरे जितनी मुझे अकल समझ थी उसके मुताबिक वो आइनी और कानूनी फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। तीसरी बात, अब आप आ जाइए ग्रैंड अलायंस की तरफ। देखिए ये अभी मुमताज़ भट्टी साहब ने आपको एक हवाला दिया है कि शायद हो सकता है ये तो अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपना जो इत्तेहाद है जिसके जो इन्होंने किया है उसकी अपनी यूटिलिटी कोई नहीं बन रही। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर फर्ज कीजिए कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये तरीकाकार मौजूद है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, PDM थी, वो भी इत्तेहाद ही था अपोजिशन जमातों का। तो अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जो भी, अब मुझे नहीं पता क्या नाम दिया जाएगा, लेकिन जो भी आज़ाद अरकान है वो ये समझते हैं, और बाकी उनके साथ दीगर जमातें, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, चाहे वो लेकिन उस इत्तेहाद के बाद बुरी तरह बहुत मुतासिर हुई है ये सियासी जमातें। उनका आईनी हक है। और उसके बाद उनको ये आईन ये हक देता है कि वो अपना जो प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहते हैं वो प्रोटेस्ट भी करें, और वो अपने मामलात को जो है वो लोगों के सामने भी रखें। और अगर फर्ज कीजिए कि इलेक्शन कमीशन के सामने रखने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ रखें, जो असम्बली के सामने रखने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ रखें, जो अदालतों में लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़नी पड़ेगी, वो लड़े बगैर गुजारा नहीं होगा। अच्छा। तो उसको लड़ना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन आज़ाद उम्मीदवारों ने ये तय किया था कि बावजूद इसके कि अगर ये समझते थे कि इलेक्शन के जो हालात हैं उनके खिलाफ हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनको मौका नहीं भी दे रही, फिर भी उन्होंने इंतखाब लड़ा। आज वो असम्बलियों में मौजूद हैं और चारों असम्बलियों में मौजूद हैं। तो जब वो असम्बलियों में मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास उनको दिलाना चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन सा तरीक़ाकार जो है वो उनके लिए नतीजा खेज साबित हो सकता है। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि गलती आप पहले खुद करते हैं। आपने खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत कराया, आपने मौका दिया इलेक्शन कमीशन को उसमें अकबर एस बाबर साहब फिर से चैलेंज करने जा रहे हैं। सुन लीजिए, MWM की बात कर रहे थे किसी ऐसी सियासी जमात से। मैंने तो बार बार ये बात कही थी कि जमात इस्लामी के साथ अगर इत्तेहाद कर लेते तो ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि उनसे कम से कम इनके पास वो नशिस्तें होती, इनके कोटे में होती, दूसरों की स्ट्रेंथ ना बनती। तो इसलिए ये मैंने आज इलेक्शन कमीशन के फैसला आने के बाद तो नहीं कही, ये तो मैंने उससे बहुत पहले आपको ये सारी बातें कही हुई हैं। सो मेरी नजर के अंदर ये बड़ी सामने की बात है। अगर कोई देखना ना चाहे तो नहीं देखता, ये बात दुरुस्त है। हमें पता है कि जब आप ऐनक चढ़ा लेते हैं अपनी मर्जी की तो फिर आप वो सीधी सी बात सामने की नहीं देखते। आइन और कानून जो है वो जज्बात से और ख्वाहिशात से नहीं चलता। तो जज्बात और ख्वाहिश जिसकी जो मर्जी हो, जो मर्जी उस पर तजिया करता रहे, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन आइन और कानून ने अपने जो उसका दिया हुआ गिवन, उसके पास जो भी लॉज मौजूद है उसके तहत फैसला करना है। तो फैसले के मुताबिक जो फैसला आया है, इसके बाद उनको चाहिए कि वो ऐसा तरीका इख्तियार करें जिसमें इस तरह के झोल मौजूद ना हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इत्तेहाद करने से पहले ये बातें उनके लॉयर्स ने, जो एक पूरी अब कहते थे कि ये जमात जो है वो लॉयर्स की जमात बन गई। नौशाद साहब, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था तहरीक इंसाफ को। भाई मेरी नजर में तो मैं समझता हूं कि अगर आप बिलावल साहब के तो रास्ते अभी भी खुले हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं जब उनको पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के लिए, हुकूमत साजी के लिए दावत दी थी तो उसको कबूल किया जाना चाहिए। चलिए मुझे फैसल साहब से पूछने दीजिए। फैसल साहब, आपको क्या लगता है ये हुकूमत कितने मुद्दत तक चलेगी? क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं आप? क्योंकि बिलावल साहब जो कर रहे हैं असेंबली में भी खड़े होकर और ऑफ द रिकॉर्ड भी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो खतरे की घंटी बजा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, जिस तरह से ये हुकूमत बनी है और ये बिलावल साहब के जो आज का तकरीर थी और ये तमाम
हालात व वाक़यात को देखें तो ये वो अपोजिशन जो है, इन्हें हुकूमत जो बनी है ये PDM2, इसे अपोजिशन बड़ी तगड़ी मिली है, इसीलिए ये पहले वाली अपोजिशन नहीं है जो कि इनकी अपनी खुद थी। इन्हें इसी तरह का सामना करना पड़ेगा और जैसा कि हालात दिख रहे हैं, हालात और वाक़यात को देखते हुए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये लगता नहीं है कि हुकूमत ज़्यादा अरसे चलेगी, क्योंकि अभी से जो है वो बहुत सारे जो इत्तेहादी हैं उनमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर हम बात करें MQM की तो उन्हें भी जो है वो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। अभी तो वो आ गए हैं, सामने मिल गए हैं एक मुफादात के खातिर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें सामने आती रहेंगी। और दूसरी तरफ आपका जो सवाल है कि अपोजिशन में जो कि मौलाना साहब हैं, PTI है और GDA है और दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी है, ये भी जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो बाहर, असेंबली के बाहर भी जो है वो इस हुकूमत को चैन से नहीं रहने देगी। तीसरी चीज़ अगर हम देखें वो IMF का दबाव है, जो कि अब आपको पता होगा कि 18% मजीद इजाफा करने का कहा गया है कि अद्वियात में और अशिया में इसमें 18% मजीद बढ़ा दिया जाए। 18% मजीद नहीं है सर, 17 से 18% करने का है GST। बिल्कुल, अब ये किस तरह से हमारी आवाम जो है वो बर्दाश्त करेगी। तो नौशाद साहब, ये आपको लगता है आवाम के लिए मजीद नहीं? ये तमाम सियासी जमातें और इनके रहनुमा ये कह रहे थे कि महंगाई हो रही है, महंगाई को कम करेंगे, किस तरह से ये आवाम को भी फेस करेंगे। ये भी एक सूरत हाल सामने है कि आवाम का दबाव भी जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी आप देख लें, रमज़ान आए नहीं है, रमज़ान आने से पहले ही मुनाफाखोर और जो गिरा फरोश है वो सरगर्म हो गए। इस तरह से जो है वो शहरियों का जीना महाल होता जा रहा है और अगर ये मजीद इजाफे हुए तो ये भी इस हुकूमत के लिए जो है वो एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह से सरवाइव कर सके। ठीक ठीक ठीक, फैसल साहब पॉइंट आपका क्लियर है। आरिफ साहब, ऑपोजिशन की तकारीर लाइव ना दिखाना, आप इस अमल को क्या समझते हैं? देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि आइन का जिन्हें पता है वो आपके सामने बैठे हैं और वो उन्हें पता है कि आइन में क्या लिखा है, आज़ादी तकरीर और तहरीर जो है उसमें क्या लिखा है और किस हद तक आज़ादी है। और पार्लियामेंट जो है उस पे तो इस तरह की यानी पार्लियामेंट आपका एक ऐसा इदारा है कि उसकी तकरीर और उसके अंदर जो होने वाली कार्रवाई है वो काबिल मुआवजा नहीं है, ये आइन कहता है, आइन के मुताबिक है। लेकिन हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि हमने जो कुछ हमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या हमारे आकाओं की ख्वाहिश के मुताबिक है वो बिल्कुल आइन है, और जो चीज उसके बरक्स है वो आइन से मुतसादम है। आइन जो है वो कहता था कि आप लोग, हर शख्स को आजादी है इसकी इलेक्शन लड़ने की, और आर्टिकल 17 आपको एसोसिएशन बनाने की इजाजत देता है, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाजत देता है, उसमें हिस्सा लेने की इजाजत देता है। उसके मुताबिक एक पॉलिटिकल पार्टी ने कागजात दाखिल किए और अगर उनसे छीन किए गए तो कहा गया कि जनाब ये तो ऐसे ही शोर कर रहे हैं, और अगर उसके बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं सबके सामने जब आते हैं तो सिर्फ 45 ही से आते हैं कि जनाब ये फला जीत रहा है, और उसके बाद 45 और 47 का इतना बड़ा तजाद जब आया और लोगों ने नंगा नाच दिखाया उन कुव्वतों का कि जिन्होंने जाके कब्जा कर लिया वहां जाके, और फिर यहां तक कि एक शख्स का ये जो मुस्लिम लीग नवाज के नवाज साहब जो है, नवाज शरीफ साहब, उनकी हालत ये है कि टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो उनकी तादाद और यानी जो टोटल वोट की तादाद है उससे तताबुक ही नहीं है, और उसमें फॉर्म 47 बिल्कुल एक बच्चे के का बनाया हुआ है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन ये कहा गया जाली फॉर्म था चौधरी साहब। एक सेकंड, मैंने आपकी बात में कभी मुदाखलत नहीं की, लेट मी कंप्लीट इट। आप वहां गए लोग इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ने देखना मुनासिब नहीं समझा, यही मामला था इलेक्शन कमीशन के सामने। 100 अपीलें एक दिन लगी हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने जनाब सबको उसी तरह मौका दिया, थोड़ा सा सुना और एक तरह का फैसला यही मैं खुद पेश हुआ था उस वक्त जब ये हल्का बंदियों का मामला था, उस वक्त भी वैसे सबसे सुनी, फैसला वही हुआ। कोई किसी एक दो जगह जहां उन्हें
कोई मफाद अजीज था, किसी ने कहा तो वहां तब्दीली की। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा काम कर सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये काम आइन के मुताबिक नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन ने वो काम कर दिया जो सिविल कोर्ट वाला काम है। उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये लड़ाई चलती रहेगी, और जब तक देखें जिसके पास आईनी जवाब नहीं होता, जो अंदर से लोगों से मुंतखब होकर नहीं आया होता, उसके अंदर वो कुव्वत नहीं होती फैसला करने की और अपने फैसले पर अमल दरामद करने की। उसका नतीजा ये होता है कि वहां ना उसकी दुनिया में, यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई पजीराई होती है, ना बाकी दुनिया उसकी पजीराई करती है। और वो इस्तेहकाम जिसका ख्वाब देखा गया था इलेक्शन के जरिए, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान को अगर नसीब नहीं हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती है। और इस पे अगर किसी को खुशी है और वो कह रहा है कि जाएं जनाब दरवाजा खटकाएं इलेक्शन का, क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जरा बराबर भी उसमें गैर जानबदारी है? कोई एक कदम उसने उठाया है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही तरह ट्रीट किया है? ये तमाम इश्यूज जो उसने पीटीआई से पूछे हैं, क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई सवाल किया है? और फिर दूसरा इक्वल ट्रीटमेंट का जो आपने खुद हवाला दिया, यहाँ दिया गया कि वही एक पॉलिटिकल पार्टी 20,000 रुपया जुर्माना देके और उसके बाद वो निशान अपना ले लेती है, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको इलेक्शन से फारिग कर दिया जाता है निशान। यानी अभी तक वो पॉलिटिकल पार्टी मैदान रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन ना उसके पास सिंबल है और ना उसे मखसूस नशस्तें मिल रही हैं, और ना वो पॉलिटिकल, और उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई पीटीआई पे, लेकिन उसका हाल बिल्कुल वही है जो एक पाबंदी वाली पार्टी का है। तो इस तरह की सूरत हाल में अगर आइन और कानून जो है वो नाच नचाया जा रहा है। महमूद खान अशरफजई के घर जो हमला हुआ उसमें भी अगर आप ऐड कर लें, उसको भी ऐड कर लें तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छी एडिशन हो जाएगी इसमें। मजम्मत तो की जा रही है लेकिन कोई अमली इकदाम भी किए जाएंगे। लेकिन आप देखें, एक तरफ महमूद खान अशरफजई कैंडिडेट बनते हैं सदर के, और दूसरी तरफ उनके घर पे जाके आप हमला कर देते हैं। तो इसके बाद उनकी तकरीर पसंद नहीं आई ना, यानी उनकी तकरीर पसंद नहीं आई। आपके सूबे हैं, आप वो यानी जिन सूबों को साथ मिलाने में आज तक कितनी मुश्किलात पेश आई, हर एक गया और उन्होंने माफी मांगी कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, हमारी गलतियों की वजह से आप पहाड़ों पे चले गए थे, अब वापस आ जाइए, हो गया। आज फिर हम उन्हें पहाड़ों पे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और फिर यानी हमें अपने तौर पर, मैं समझता हूँ, मैं तो दानिश्वर नहीं हूँ, लेकिन कम अज कम जो दानिश्वर है उन्हें ये सोचना चाहिए कि सल्तनतें इस तरह नहीं चलती। पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ कौमियतें जो मिलके एक मुल्क बना है, मुख्तलिफ उसमें बोलियां बोलने वाले मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, उनको, और जोग्राफियाई तौर पर हम एक इकट्ठे हैं, लेकिन सकाफती तौर पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात है और माशी तौर पर भी बहुत तजादात है। इनको चलाने के लिए आपको ऐसी क़यादत चाहिए जो मुझसे मिजाज क़यादत हो, ऐसी क़यादत हो जो लोगों के दिलों की नुमाइंदा हो, बाकायदा तर्जमानी करती हो, और उनके साथ फिर किसी तरह इस तरह जुल्म करने से आप क्या समझते हैं कि आप चला लेंगे उन सूबों को, साथ वफाक को कायम रख सकेंगे? ठीक, अभी भी जो क्रैकडाउन हो रहा है, मुमताज भट्टी साहब के लिए सवाल मैं छोड़ देती हूँ। मुमताज भट्टी साहब, अभी नवाज शरीफ साहब की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर्स हैं उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, लग रहा है कि वो शायद मौजूदा सेटअप से खुश नहीं है। इससे कबल पीडीएम के दौरे हुकूमत में भी हमने देखा था, मरीम नवाज साहिबा भी, नवाज शरीफ साहब भी, जो महंगाई का मलबा है वो शहबाज शरीफ के ऊपर डालते ही हमें नजर आए हैं। तो क्या आने वाले टाइम में इसी की मजीद तैयारी की जा रही है? नहीं, देखें, ये तो हमारी अजम्पशन है ना मीडिया की कि जी नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है। बेटी उनकी, उन्होंने अपनी विरासत पॉलिटिकल जो है बेटी को ट्रांसफर कर दी, सबसे बड़े सूबे का, जो कि 60% आबादी का सूबा है, सबसे बड़े वसाइल वाला, उसकी वो वज़ीर-ए-आला है, भाई उनका वज़ीर-ए-आज़म बन गया। दूसरों की भी नशस्तें छीन छीन के उनको दी जा रही हैं। तो मियाँ साहब ने कहीं खुश होना है, उनको पूछ ही लोगे जनाब। देखिए, अब एटलीस्ट कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को मिला के 50 से ज्यादा नशिस्तें जो है ना वो पीटीआई की चली गई, बल्कि ये चली नहीं गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला अगर बरकरार है, अदालत में चैलेंज नहीं होता या रिवर्स नहीं होता, तो ये बाकी सियासी जमातों को मिल जाएंगी। तो अच्छा नहीं, पीटीआई चैलेंज करेगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा है। नहीं करे, मगर अगर यही फैसला बरकरार रहता है जो इलेक्शन कमीशन ने एग्जैक्टली, तो वो तो गई ना जी। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये 50 से ज्यादा नशिस्तें बनती हैं मजबूरी तौर पे मिला के। 23 तो खाली नेशनल असेंबली की हैं, इसी तरह सिंध असेंबली की, इसी तरह केपी असेंबली की, और टोटल 245 का रफ एस्टिमेट दिया है ना उमर अयूब साहब ने। अच्छा, तो ये सारी सूरत हाल जो है ना जी, एक तो ये सूरत हाल है। मियाँ साहब और किस तरह खुश होंगे
उनका जो बदतरीन मुखालफ था सियासी, वो जेल के अंदर कैद पड़ा है, उसकी बीवी कैद पड़ी है, उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, सजाएं सुनाई गई हैं, और उनको एक हुकूमत बना के दी गई है जो कि वो अक्सरियत नहीं, सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सके, एक इत्तेहादी हुकूमत बना के उनकी शराइत के ऊपर दे दी गई है। तो पीछे और मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब से केड़ा होता रह गया है, उन्होंने लेना है। मसला ये नहीं है कि मियाँ साहब पूछा या नहीं, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड सेट हुआ है वो ये है, ये नौशाद साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो नहीं, आपने बात कहा की था थी, इससे वो पहले अगर- भी प्रोग्राम में, शायद उनकी सेहत, उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है, शायद इसी वजह से हो सकता नहीं, है वो कि वो बीमार जल्दी। हैं, हाँ। ये बिल्कुल That's the 100% reason बात he is not ठीक है, looking वो बीमार fresh. हैं। मैंने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहा था, मैंने ठीक। कोई वो नहीं हवा में नहीं। अच्छा, ठीक। निशाद साहब ने जो बात कही ना जी कि अगर वो एमकेएम के साथ इत्तेहाद कर लेते, जमात हाँ। इस्लामी के साथ कर लेते, हाँ हाँ तो हजूर वो काफी के साथ कर लेते, मीम शीन नून के साथ कर लेते, उनको कुछ जब नहीं मिलना सिस्टम को था। एक्सेप्ट Actually नहीं है उनको- तो फिर कुछ नहीं होना था। एक्चुअली उनको इत्तेहाद जहां करने की जरूरत थी वहां हाँ। पे उन्होंने लड़ाई खोल ली। हाँ। तो उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई ना होती जी। तो उनको सारा कुछ मिल सकता था। तो ये जो हम कहते और हैं अभी भी कि उनको सियासी जमातों को- प्रेशराइज किया जा रहा है बानी पीटीआई को, ये हमें इतलात मौसूल हो रही है कि अभी भी कोशिश की जा रही है कि उसको क्या डील के लिए प्रेशराइज करना? मान जाए। देखें, आप खुद ही से ट्रेंड इतलात डेवलप घड़ ली जाती कर हैं। रहे हैं। महमूद बैठे। खान अचकजई के घर के ऊपर देखें, इसी हाँ। को उस वक्त याद आ गया जब वो बन गए सदारती कैंडिडेट कि जी एक प्लाट है और उनके कब्जे में है। वो 4 दिन पहले तो नहीं उसको ख्याल आया, हाँ। और कब्जा कल तो नहीं हुआ। अगर कोई Exactly. तनाज़ा था तो वो पहले से चला आ रहा था। जी, जी, तो जी। आपने ये ट्रेंड सेट किया कि क्योंकि महमूद अचकजई जो है वो हमारी विल के खिलाफ जो है, वो ताकतवर लोगों ने ये ट्रेंड सेट किया कि हमारी विल के खिलाफ उसने एक डिसीजन ले लिया है, तो हम इसको निशाने इबरत बनाएंगे। हाँ और जी। ये जो 8 फरवरी को हुआ था ना, ये इसी पॉलिसी का नतीजा था जो आप लोगों के घरों में घुसते थे। क्रैकडाउन अभी भी हुआ है ना बनाने चले सर, हुए ये थे। हफ्ते वाले दिन भी बेशक। क्रैकडाउन हुआ है। सीएम नहीं, पंजाब मतलब- कह रही थी कि मैं तो हूँ, ऑपोजिशन की भी सीएम हूँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए था इस तरह से क्रैकडाउन, पकड़ धकड़ तो फिर सिलसिला रुकना उनसे चाहिए था। पूछा जाए ना कि अगर आप सीएम हैं तो क्रैकडाउन किसके कहने पे किया गया और किसने करवाया, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी ये पूछना चाहिए। मगर प्राइम मिनिस्टर ने आज महमूद खान अचकजई के इल्जामात को बड़े जी। गर्मजोशी से खड़े होकर उन्होंने उसका रिबटल दिया है। जी, उन्होंने जी, कहा जी। कि ये बिल्कुल गलत बात हाँ कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ये कंडेम कर करते रहे हैं। हैं। आप देखिए, आप ये आज की बात नहीं है, जो आज गद्दी नशीन है ये कल नहीं होंगे, ऐसा ही ये यहाँ पे कोई और होगा। हाँ ये जी। पहले फैज भी यही करता था, पहले बाजवा भी यही करता था, और इसी तरह वो अपने मुखालफिन के खिलाफ इरफान सदीकी को कैसे अस्करियां लगा के घर से घसीट लिया गया था, किसके सामने नहीं हुआ वो सारा वाकया। तो मसला ये है कि अगर आपने उन्हीं ट्रेंड के ऊपर आप जो लोगों के जहनों के अंदर जो कुछ पैदा कर रहे हैं, जो फसल बो रहे हैं, ये आप नहीं तो आपके आने वाले जरूर काटेंगे। ठीक है नौशाद साहब, आपकी गाड़ी आपसे आगे तो बलूचिस्तान के अंदर आपकी मुसाफिर गाड़ी जो है वो बंद किए रखी, क्यों किए रखी? क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। आपकी जो ट्रेन है वो बंद रही, क्यों बंद रही? तो भाई वजह ये थी कि वो धरने पे यहाँ पर आए, आपने उनको मारा, वापस जाके एक बिल्डअप हुआ, आप उनको बिठा के उनसे बात भी कर सकते थे। उनके सारे मुतालबात जायज नहीं है, उनकी ये बात गलत है कि वो दहशतगर्दों को डिफेंड करते हैं। अगर वो ये करते हैं तो वो बिल्कुल और जो गलत सलूक करते हैं। उनके साथ किया जाता रहा है या अभी भी हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है। नौशाद साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर कोई बात सिद्दीकी साहब के लिए गलत थी तो वह महमूद खान अचकजई के लिए भी गलत है। ये नहीं हो सकता कि सिद्दीकी साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाए कि जी उनके साथ ज्यादती हुई थी और महमूद खान अचकजई के साथ नहीं हुई। आपको यार्डस्टिक एक ही रखनी पड़ती है, आपको मेरिट एक ही रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ नून लीग के किसी वर्कर के लिए गलत है तो वो तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए भी गलत है, अगर वो रवा रखी जाए तो। बात यह है कि हमने तो देखा है ना, हमें तो पता है, हमसे कुछ छुपा तो नहीं है। ये जो अभी हवाला दिया जा रहा था, हम इमरान खान साहब जो वानी तहरीक हैं वो कहते रहे खुद मुंह से कि मुझे जी एजेंसियों की ज़रूरत होती है बजट को उसके पास कराने के लिए। जी मेरा तो वो जो तो अल्टीमेटली जो ये जो अभी बात की थी आरिफ चौधरी साहब ने कि जी वो जिसके पास वो नहीं होता, जो इलेक्ट होकर नहीं आया होता, वो ताकतवर नहीं होता। तो हमने देखा था पिछली हुकूमत जो है वो यकीनन ताकतवर नहीं थी, बाइडन के फ़ोन का इंतजार करते रहते थे, कोई मुंह नहीं लगाता था। बात सिर्फ समझने की ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आज भी अगर वही सिलसिला जारी रहेगा तो जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये ट्रेंड्स जो हैं ये अगर यही चलते रहने हैं 70 साल, तो फिर हमने कुछ नहीं सीखा। सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये सियासतदान जो हैं, जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत सारी उसके ऊपर तनकीद की जाती है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आज जो आज़ाद अरकान हैं एक जमात के जो हमायत याफ्ता थे वो असम्बली में पहुंच चुके हैं
अब वो जिस भी तादाद में है वो अपनी एक हैसियत रखते हैं, उनका एक मौकफ है, उस मौकफ पे पार्लिमानी तरीके से पार्लिमान के अंदर पार्लिमानी बहस ये है कि वो पहुंचे कैसे हैं, इस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मैं यही बात कह रहा हूं, जो पहुंच गए हैं वो इसके ऊपर बहस करें, इसके बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज असेंबली इजलास में कौम की दुखती रग पर हाथ रख दिया, ये कह के कि 18 वजारतें 328 अरब रुपए का कौमी खजाने के ऊपर बोझ हैं। जी हाँ, इसलिए हम वजारतें नहीं ले रहे, ये तो उनकी तरफ से जस्टिफिकेशन थी। बिलावल भुट्टो ने जब खुद वो वजीर खारजा थे तो उस वक्त क्या किया, मुल्क में कम और बैरूनी दौरों पर वो ज़्यादा नज़र आए थे, कितने शहाना उनकी तरफ से जो है वो ट्रेवल्स थे, लग्जरी अपार्टमेंट्स में, लग्जरी होटल्स में उनका स्टे था, जितना कौमी ख़जाने के ऊपर उस वक्त बोझ था पीडीएम की हुकूमत में जब वो वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसका हिसाब कौन करेगा। मजीद ये भी बोले हैं कि जी पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो हर साल 1000 अरब रुपए की सब्सिडी लेता है, तो ये बातें जो आवाम को आज वो बता रहे हैं, क्या इससे बेहतर नहीं था कि जब वो उस टाइम जब वो खुद हुकूमत का हिस्सा थे उस वक्त सब्सिडी को ख़त्म करते या आवाम के सामने ये हकीकत खोल कर रखते और कहते कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। आज वजारतें ना लेने के ऊपर जो वो बड़ी बात कर रहे हैं, इसके पीछे आखिर उनके मकासद क्या है? नौशाद साहब, आप ही से क्विक रिस्पॉन्स चाहूँ। देखिए, 1500 अरब कहते थे इलेक्शन के दिनों में, अब 1000 अरब रह गया। हाँ। दुआ कीजिए हुकूमत ख़त्म होने से पहले ये जो है ना, ये कुछ कर लें। बात यह है कि आज भी वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो माने या ना माने, वो काबीना का हिस्सा बने या ना बने, उनके वोटों से वज़ीर आज़म भी इलेक्ट हुआ है और उन्होंने आइनी ओहदे भी लिए हैं। सो उन्हें बाहर तौर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि 1500 अरब रुपए अशराफिया के हैं, तो अब तो कोई गुंजाइश नहीं है कि अशराफिया को इस किस्म की जो है ना वो सब्सिडी दी जाए। तो उनको चाहिए कि वो नून लीग को कन्विंस करें या दीगर जो भी जमातें हैं उनको कन्विंस करें, और ये जो सब्सिडीज़ हैं, ये सब्सिडीज़ वाला मामला ख़त्म किया जाना। सब्सिडीज़ जो है वो इमरजेंसी के दिनों में ठीक होती हैं, उसके बाद ये नॉर्मल डेज में नहीं होनी चाहिए। और ये जो बातें मैं पहले, जहां से आपने मुझे वक्फे पे जाने से पहले जो बात कर रहा था, वो सिर्फ इतनी सी थी कि जो जमातें पार्लिमान तक पहुंच गई हैं, हाँ। उनका ये काम है कि अपने मौक़िफ़ को दीगर जमातों के साथ मिलकर उसके ऊपर एक कंसेंसस बनाएं। जो कुछ हो रहा है, जो इलेक्शन में हुआ है, जो इलेक्शन में आइंदा ना हो, इसका कंसेंसस डेवलप करें, ताकि ये जो पीटीवी की अगर तकरीर नहीं दिखाते तो पीटीवी के लिए पॉलिसी डिजाइन करें, उनको कन्विंस करें। इसीलिए वो अवाम उनको वोट देकर वहां भेजते हैं। वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनका काम ये है कि वो ये जो मसाइल हमारे सामने आते हैं, जिन पर हम बहसें करते हैं, जज्बात से कुछ नहीं होगा, ख्वाहिशात से कुछ नहीं होगा। जो मामलात जहां पे होने चाहिए, पार्लिमान के अंदर कानून साजी की जरूरत है, लेजिस्लेशन की जरूरत है, कंसेंसस की जरूरत है, वहां उन जमातों को तय करना चाहिए कि आज 2024 का इंतखाब चला गया, 2018 में जो हुकूमत में था वो आज नहीं है, 2029 में शायद वो ना हो जो आज हुकूमत में है, तो उन्हें 2029 के इंतखाबात की जब बात करें उसके लिए मामलात को ठीक करना चाहिए, ताकि हम ये रोज रोज का जो 70 साल से होना है इसको खत्म कर सकें। मामलात और हालात इसके बरक्स ही हैं। मुमताज भट्टी साहब, अपोजिशन को मुखातिब किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और ये कह रहे हैं कि जी मुझसे आइन का पूछने वाले कार्टून्स को मैं ये कहूंगा, हु द हेल आर यू, मतलब कि ये बिलावल साहब अब किस तरफ लेकर जा रहे हैं? देखिए, पहली बात ये जो नौशाद साहब ने बात की कि सियासतदानों को आपस में बैठना होगा और इस तरह का माहौल पैदा करना जिसमें मजीद लड़ाई जो है वो बढ़े, वो किसी के मफाद में नहीं, बिलखसूस गवर्नमेंट के मफाद में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो पावर स्टेक होल्डर है, जैसा कि पीटीआई केपी के अंदर गवर्नमेंट बना चुकी है और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब में नून लीग आ गई है। तो ये अब दो रास्ते आपके पास, एक ये इसके ऊपर जो नताइज आए या जो तहफात है उसके ऊपर लड़ाई लड़ी जाए, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो इस वक्त अवेलेबल कमजोर तरीन, बद तरीन जिस तरह की भी जमहूरियत है, इसको आगे जो है कंटिन्यूटी के अंदर रखा जाए। कोई ऐसा काम ना किया जाए कि इससे भी हाथ से दो बैठे। ठीक है ना जी। तो बिलावल साहब को, जरदारी साहब इलेक्शन से पहले मुफाहमत की बात कर रहे थे, हाँ जी। इनको तो मुफाहमत की बात करनी चाहिए और सबको एक नहीं, इलेक्शन के बाद भी कोशिश की है, बिलावल साहब ने की है, जरदारी साहब ने की है, कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लचक नहीं दिखा रहे तो वो बानी पीटीआई है। देखे वो बानी पीटीआई तो जब वो आप उसके बताए जी मतलब बदल देंगे तो कैसे लचक दिखाएगा ना। आपने एक शख्स को, मैं उस नाकिस हूँ, आपको
मालूम और नहीं, मैंने मुमताज उनके भट्टी दौर साहब, के अंदर सोने पे वो सुहागा, बड़ी सदी महमूद खान अचकजई के घर पर हमला, उसकी तो मजम्मत से काम नहीं चलेगा ना, अमली तौर पर भी कुछ करके दिखाना होगा अगर आपको सेटिस्फाई करना है। जो छापा मारा गया है महमूद खान अचकजई के घर पर, नहीं, उन्होंने क्यों सेटिस्फाई करना है? देखिए, नहीं, यहाँ पे हुकूमत को अगर तकसीम एफर्ट बड़ी बात करनी है ठीक मायनों में, अगर मुज़ाकरात के लिए हाथ कदम आगे बढ़ाना है तो उसके लिए अमली इकदाम भी तो करके दिखाने पड़ेंगे ना। देखिए, आज की आपको खबर दे देते हैं, चले। क्या? एक जनरल थे, रिटायर्ड हुए पिछले हफ्ते में, चिराग हैदर। आज वो सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लग गए हैं रिटायरमेंट के बाद। अच्छा। और वो उनके दामाद जीते हैं शाहपुर सरगोदा से, पीटीआई की हमायत से आजाद। ठीक है नहीं जी। तो नई गवर्नमेंट आप इतनी भी बुरी नहीं है, बंदे अकोमोडेट कर रही है, मगर वो कर रही है जो इनका उनको कहा जा रहा है। एग्जैक्टली। तो देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर मुफाहमत हुई है। ये मुफाहमत जो है सियासत के दरमियान हुई है, और जबरदस्ती मुफाहमत कराई गई है, हमें तो ये इतलात भी मौसूल हुई है। फैसल शकील साहब, आप ही से पूछ लेती हूँ जी। जो मुफाहमत हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, आपको क्या लगता है कि वो कितनी सॉलिड है या आने वाले टाइम में कितनी आगे चलेगी? देखिए, इसका अंदाज़ा तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा हाँ। कि ये मुफाहमत कितनी आगे तक चल सकती है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं हमें वो दिख नहीं रहे कि ज़्यादा अरसे तक ये चल पाएगी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि हम वो वजारतें लेंगे। वो दोनों मज़े लेना चाह रहे हैं। नहीं, वो अशराफिया की सब्सिडी गिनवा रहे हैं जो है वो कि 1000 अरब से ज्यादा है अशराफिया की सब्सिडी। तो बिलावल साहब ये आज बता रहे हैं। जी जब हाँ, खुद ये हुकूमत में, पहले तब बताते जलसों हैं। में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इंटीरियर में जलसे किए थे, अपनी इंतखाबी मुहिम में ये सब कुछ कहा था, जो कि आज उन्होंने असेंबली के अंदर कहा है कि अशराफिया जो है वो 1000 से 1500 अरब की सब्सिडी लेते हैं। हाँ जी। और इतने महकमे हैं जो कि बंद कर देने चाहिए, ये मुल्क के लिए नुकसान है। ये तमाम चीज़ें वो अपनी इंतखाबी मुहिम में भी दोहरा चुके थे। हाँ जी। लेकिन अब असल मसला ये है कि हमारी मईशत वो जो है वो इस वक्त एक आम गरीब आवाम, उसके बारे में ये हुक्मरान क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि हम मजीद किसी एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है के लिए जो वादे किए गए थे माजी में, और जो इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा गया था कि महंगाई कम होगी, बिजली के नर्ख तो ऐसे में यही तो सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही कि पीपल्स पार्टी फिलहाल ऑपोजिशन के साथ है या हुकूमत के साथ है। आरिफ चौधरी साहब, इस पर रोशनी डालिएगा कि ये पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी अपने साथ है और ब्लैकमेलिंग की इंतहा पे मौजूद है। अच्छा। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जब हम ये कहते हैं ना कि पीटीआई ये करे, पीपल्स पार्टी ये करे, हाँ। मुस्लिम लीग नून ये करे, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सब जो करते हैं इन्हें कोई पीछे करवाता है जी। और जब आपको मैंने पहले भी कहा था कि एक पेज की बात होती थी तो मैंने मुखालफत की थी कि ये पेज आपका फट जाएगा और उसके बाद शायद कभी भी जुड़े ना। अब बात यह है कि इस वक्त हमें ये जो है ना बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली सारी बात है। ये सियासतदान जो इलेक्ट होके आए हैं, यानी ये आपके सामने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, वो अगर तो अपने तौर पर अपने एजेंडे के तहत, अपने प्रोग्राम के तहत इलेक्ट होके आए होते तो बिल्कुल बात और थी। लेकिन वो तो इलेक्ट नहीं, उन्हें लड़ाने वाला कोई और है, जिताने वाला कोई और है, हाथ में लाने वाला कोई और है। अब वो हाथ ये किसी और के हैं, इस्तेमाल उन्हें कोई और करता है। अच्छा। तो अब इनसे हमें वो जो पीछे हाथ है ना, उनसे दरखास्त करनी होगी। और एक शेर की सूरत में ये कहता हूं कि रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताज ही ना हो। हमारे हाल पे रहम करें, ये मुल्क आपका है। इन सियासतदानों को ये तो खेलते रहेंगे आपके हाथों में। आप भी मेहरबानी करें और अपने आप को पीछे जरा हटा के पाकिस्तान की सब दुरुस्त होने दे, ताकि पाकिस्तान में हम जिंदगी के 4 दिन अच्छे गुजार सके। और ऐसे पाकिस्तान के हालात आगे नहीं बढ़ सकते, स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आ सकती, जमहूरियत इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, मुमताज भट्टी साहब, फैसल शकील साहब। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।